वॉइस क्लियर है? हेलो, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है गुड सभी को? आफ्टरनून। यस सर। चलिए, तो आज हम लोग म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट आ सकते हैं। देखो, वो म्यूटेशन, इसको दो तरीके से म्यूटेशन पढ़ते हैं। एक म्यूटेशन जो हम लोग जीन म्यूटेशन के टाइप्स हैं, वो यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं, वो आपका अलग पार्ट है पूरा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम जो म्यूटेशन करने यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं, वो हम ये देखेंगे डायरेक्टली उसका इफेक्ट हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है। हम अगर आपसे बोलें, ये जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ा था आपने, HWGE, तो म्यूटेशन का इफेक्ट HWGE पे क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसका आंसर दोगे। वैसे मैं बताना चाहूंगा, इसको अलग से एक चैप्टर बनता है, जीन म्यूटेशन। आपके सिलेबस में है, थोड़ा बहुत मैं डिसाइड कर उसको पढ़ा दूंगा। और फिर आपका आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, ये अलग है, इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम समझते हैं अच्छी तरीके से। पहला पॉइंट्स ये है कि जो भी एवोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्या था कि जो पॉपुलेशन थी वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन थी ना, तो ऑल एवोल्यूशन डिपेंड ऑन द प्रोसेस दैट जनरेट द जेनेटिक वेरिएशन। मतलब मैं आपसे इतना बताऊंगा कि जो एवोल्यूशंस हैं उसको क्या चाहिए, एवोल्यूशन होने के लिए क्या प्रोसेस चाहिए, वो है जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशन जब तक नहीं होंगे तब तक एवोल्यूशन नहीं हो सकता। अब आता है कि जेनेटिक वेरिएशन कौन काज करेगा, वो काज करेंगे म्यूटेशंस। जेनेटिक वेरिएशन कौन काज करेगा, म्यूटेशन। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, म्यूटेशन कॉज जेनेटिक वेरिएशन विच लीड्स टू एवोल्यूशन। मतलब जो एक एवोल्यूशनरी रोल प्ले करेगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हो, म्यूटेशन के कारण जेनेटिक वेरिएशन होंगे, और जेनेटिक वेरिएशन के कारण क्या होगा, आपको एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। एवोल्यूशन की अगर डिफिनेशन बोले तो क्या बोलोगे, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। आप देखिए, किसी भी जैसे ह्यूमन को ले लीजिए, ह्यूमन विद द रिस्पेक्ट, अगर हम टाइम्स के हिसाब से कंपेयर करें तो वो धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है ना, दिस इज ए मॉडिफिकेशन। और डिसेंट मतलब होता है कि हम कहीं ना कहीं पहले से एग्जिस्टेंस है हमारे प्रोजेनाइटर, मतलब हमारे पूर्वज। तो उन्हीं से तो हम लोग एक प्रोजेनी जो धीरे धीरे ग्रेजुअली मॉडिफाइड होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एक कनेक्टिंग है, जैसे मान लीजिए ये हमने कोई ले लिया, इससे दो प्रोजेनी बने, इसके बाद फिर से दो बना दिया, फिर इसके बाद दो बना दिया, तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम चलते चले जाएगा वैसे वैसे मॉडिफाई होता चला जाएगा। एवोल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा आपको, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जीन्स। जीन्स में जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आते हैं रिकॉम्बिनेशन से। रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, आपको पता होना चाहिए, म्यूसिस में। म्यूसिस में तो मैं अगर आपसे ये बोलूं, दो चीजें यहां पर देखनी पड़ेगी, एक है न्यू कॉम्बिनेशन और दूसरा है वेरिएशंस। टू कॉम्बिनेशन arise through the recombination. New combination arise through the recombination, while genetic variants ultimately arise through the mutation. तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि ऑल जेनेटिक वेरिएशन arise थ्रू म्यूटेशन। बिना म्यूटेशन के जेनेटिक वेरिएशंस नहीं हो सकते हैं।
ये तो बात समझ में आता है, बिना म्यूटेशन के जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो सकते हैं। चलिए म्यूटेशन नेक्स्ट देखते हैं जरा। म्यूटेशन कैन इन्फ्लुएंस द रेट एज विच वन जेनेटिक वेरिएंट इंक्रीज द एक्सपेंस ऑफ अदर। ये बात भी सही है, एक रेट होगी जिसके बेसिस पे कोई एक जेनेटिक वेरिएंट्स बढ़ेंगे। म्यूटेशन है चेंज द एलेलिक फ्रीक्वेंसी, ये मैं पहले बता चुका हूं। जो भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इट इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन एंड बिटवीन द पॉपुलेशन। इसको जरा समझते हैं। इट इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन एंड बिटवीन द पॉपुलेशन। जरा इसको हम समझते हैं इस तरीके से, जैसे मान लो एक ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ये दूसरी पॉपुलेशन है, यहां पर भी म्यूटेशंस हो रहे हैं, यहां पर भी म्यूटेशंस हो रहे हैं, अपने अपने इंडिविजुअल म्यूटेशंस हो रहे हैं। अब ये म्यूटेशन जो होंगे वो सेम तो नहीं होंगे, वो तो म्यूटेशन कहीं भी किसी भी जीन में किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है ना। अगर हम टाइम से कंपेयर करें, ये टाइम मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, ये टाइम हम T1 मान लेते हैं। तो जैसे जैसे टाइम के साथ म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होंगे ना। जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीजेस, इसमें भी क्या होंगे, जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज करेंगे। जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीजेज, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के मतलब बिटवीन द पॉपुलेशन भी जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज करेंगे, जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होंगे। तो म्यूटेशन का जो इफेक्ट है वो विद इन द पॉपुलेशन एंड बिटवीन द पॉपुलेशन, दोनों के केस में जेनेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं, इंक्रीजेज होते हैं। अब आते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड रिवर्स म्यूटेशन। जैसे मान लेते हैं ये जो नंबर हैं, ये जीवन की कॉपी है, दिस इज ए जीवन एलील, इसको मैंने G2 मान लिया। तो अब देखिए अभी जीवन के नंबर ज्यादा हैं, G2 के नंबर अभी क्या है, कम है। जीवन एलील G2 में जब चेंज होता है जिसको बोलते हो फॉरवर्ड म्यूटेशन, और G2 एलील अगर जीवन में चेंज होता है तो उसको बोलते हो रिवर्स म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन मतलब होता है कि आपको वाइल्ड टाइप एलील, इसको अगर हम वाइल्ड मान लेते हैं, दीज आर वाइल्ड एलील, दीज आर म्यूटेंट एलील, G2 को हम म्यूटेंट मान लें। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन मतलब वाइल्ड टाइप एलील चेंज इनटू म्यूटेंट एलील। व्हेन म्यूटेंट एलील रिवर्स इनटू या चेंज इनटू G1 तो उसको हम लोग रिवर्स म्यूटेशन बोल दोगे। लेकिन मैं देख पा रहा हूं फॉरवर्ड म्यूटेशन की यहां पर रेट ज्यादा है, फॉरवर्ड म्यूटेशन की रेट हाई रेट है, लेकिन रिवर्स म्यूटेशन की रेट क्या है, स्लो है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि जो जीवन के कापी जो नंबर है सबसे ज्यादा है। भाई जितने ज्यादा जीवन के, देखो क्या होता है रिएक्शन, आपको पता है ना, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रेट बढ़ जाती है, अगर प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाए तो ये एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिला। लेकिन जैसे जैसे फॉरवर्ड म्यूटेशन की रेट ज्यादा होगी तो G2 का अमाउंट बढ़ेगा, G2 का अमाउंट बढ़ेगा तो जैसे वैसे क्या होगा, वैसे ये रिवर्स म्यूटेशन की रेट बढ़ेगी, रिवर्स म्यूटेशन की रेट बढ़ेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, मतलब इसकी जो रेट है, फॉरवर्ड म्यूटेशन की जो रेट है रिवर्स म्यूटेशन की रेट, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तब ये एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ये चीज आप याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे
दोनों की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी फर्दर चेंज नहीं होगी, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको वही रहेगी। तो एट इक्विलिब्रियम नो फर्दर चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, लिखा तो है एलिलिक फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, नो फर्दर चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी बताइए। इक्विलिब्रियम अगर आ जाएगा तो फर्दर कोई चेंज नहीं होगा, बोलो। चलो अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका म्यूटेशन रेट कैसे निकालोगे? नहीं, रेट अमाउंट ऑफ चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, इसको जरा समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो मान लेते हैं डेल्टा क्यू को मान लेते हैं अमाउंट ऑफ चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू पी। म्यू यहाँ पे है रेट ऑफ फॉरवर्ड म्यूटेशन, म्यू क्या यहाँ पे है? रेट ऑफ फॉरवर्ड म्यूटेशन, ठीक है। अगर मैं डेल्टा अमाउंट ऑफ चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिवर्स म्यूटेशन, तो हम करेंगे वी क्यू। यहाँ पे वी क्या है? रेट ऑफ रिवर्स म्यूटेशन, रेट ऑफ रिवर्स म्यूटेशन, रेट ऑफ रिवर्स म्यूटेशन। पी यहाँ पे क्या है? पी है एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, पी है एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। यहाँ पे क्यू क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू। ये दोनों चीजें आप मतलब एक रेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, लेकिन अपने थ्योरी में ही आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी एज ए रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड रिवर्स म्यूटेशन। अगर मान के चलते हैं कहीं पे फॉरवर्ड म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन दोनों एक साथ हो रहे हो, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक साथ हो रहे हो, तब अमाउंट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे? तो निकालोगे डेल्टा क्यू इक्वल टू म्यू पी प्लस वी क्यू, ये आपको लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, म्यू क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड म्यूटेशन, पी क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, वी क्या है? रेट ऑफ रिवर्स म्यूटेशन, और क्यू क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू। तो ये आपका एक निकल जाएगा ओवरऑल चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड रिवर्स म्यूटेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरवर्ड म्यूटेशन भी हो रहे हैं, रिवर्स म्यूटेशन भी हो रहे हैं, तो आपको ओवरऑल अमाउंट ऑफ चेंज कितना मिलेगा आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसी में। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो फोर्स है माइग्रेशन। माइग्रेशन देख लेते हैं। चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन द इन्फ्लक्स ऑफ जीन फ्रॉम अदर पॉपुलेशन कॉमनली कॉल्ड माइग्रेशन या जीन फ्लो। इसको ऐसे समझते, मान लीजिए ये कोई पॉपुलेशन है, ये कोई पॉपुलेशन है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ द मेंबर, दैट इज दिस इज ए, इसको हमने एक पॉपुलेशन में लिया। देखिए मान लेते कुछ मेंबर बाहर से एंट्री कर जाते हैं, सम मेंबर लाइक दिस, मतलब थोड़ा सा मैं दूसरे बना देता हूं, मतलब स्पीशीज वही है लेकिन उनके पास कोई दूसरे एलील कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलोगे? जीन फ्लो। क्या बोलोगे जल्दी बताइए? जीन फ्लो बोलोगे। जीन फ्लो का दूसरा नाम क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन। तो ये जो पॉपुलेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स। इसको बोलोगे सोर्स। और जिसमें एंट्री कर रहे हैं उसको क्या बोलोगे? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट। तो हमेशा माइग्रेशन में ये ध्यान देना होगा आप लोगों को कि माइग्रेशन सोर्स और रिसिपिएंट के बीच में होता है। सोर्स मतलब जो माइग्रेटरी इंडिविजुअल जहां से आ रहे हैं, सभी नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे। वो पॉपुलेशन जहां से माइग्रेटरी, जैसे मान लीजिए कानपुर में एक कोई पॉपुलेशन है, बर्ड की पॉपुलेशन, मान लीजिए गंगा बैराज पे कोई एक बर्ड की पॉपुलेशन मिल रही है, वहां पे कुछ मेंबर किसी दूसरे पॉपुलेशन, किसी दूसरे कंट्री से या दूसरे सिटी से मान लेते हैं
कुछ मेंबर आ गए उसमें मिक्स हो गए, तो इसको हम जीन फ्लो बोल सकते हो। दिस इज ए नोन एज जीन फ्लो। तो हमेशा ये एक रिलेशन है दो पॉपुलेशन के बीच में। चलिए इसी को बोलते हो माइग्रेशन। माइग्रेशन। अब जरा ये बताइए, अगर माइग्रेशन होगा किसी भी दो पॉपुलेशन के बीच में, अगर माइग्रेशन होगा तो इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन होंगे, जेनेटिक वेरिएशन, वो क्या होंगे? रिड्यूज होंगे। रिड्यूज द जेनेटिक वेरिएशन, रिड्यूज जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन द पॉपुलेशन। जो जेनेटिक वेरिएशन होंगे वो कम होंगे। कैसे? जैसे मान के चलते हैं इस पॉपुलेशन में मान लीजिए कोई म्यूटेशन हुआ जिसके कारण यहाँ पे कोई पिंक फिनोटाइप आ गया। यहाँ पे अभी तक कोई पिंक फिनोटाइप नहीं है, तो पिंक ना होने से दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि वहां पे पिंक है, यहाँ पे पिंक नहीं है। बाकी और भी फिनोटाइप्स होंगे, मैं केवल पिंक ले लिया। अगर माइग्रेशन हो जाएगा तो कुछ पिंक के मेंबर यहाँ भी तो आ जाएंगे। तो बताइए माइग्रेशन का इफेक्ट क्या हुआ? जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ाएगा दो पॉपुलेशन के बीच में या कम करेगा? कम कर देगा। जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, जो वेरिएशंस हैं, वो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इनके रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे भी तो पिंक हो जाएंगे। आप यहाँ पे भी ब्रीडिंग होगी, पिंक हो जाएंगे ना। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द माइग्रेशन। तो आपका आंसर क्या होगा? इट प्रिवेंट द डाइवर्जेंस बिटवीन द पॉपुलेशन। इट प्रिवेंट मतलब आप कह सकते हो जेनेटिक डाइवर्जेंस को रोकता है, या उसको रिड्यूस भी कह सकता है। इज क्लियर? बिटवीन द पॉपुलेशन लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, बिटवीन द पॉपुलेशन, बिटवीन द पॉपुलेशन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या है? इट इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन। अब बताइए अगर मैं विद इन की बात करूं, जैसे मान के चलते हैं अगर हम केवल इसी को कंपेयर करें, अगर माइग्रेशन ना होता तो यहां के जो वेरिएशन होते वो केवल म्यूटेशन के कारण होते। बोलो अच्छिता भाई, जो वेरिएशन होते, लेकिन वेरिएशन इस एक बताइए जरा, इंडिया में कुछ विदेशी भी यहां पे रहते हैं ना, तो इंडिया की डाइवर्सिटी बढ़ी या घटी? बताओ। विदेशी भी मतलब कोई श्रीलंका के भी हैं, कुछ अमेरिका भी रह रहे हैं, कुछ दूसरे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के यहाँ पे रह रहे हैं, तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी ना। तो विद इन द पॉपुलेशन डाइवर्सिटी बढ़ेगी ना, विद इन द पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। लेकिन जहां से लोग आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा? बिटवीन द पॉपुलेशन डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये समझ में आया? बिटवीन और विद इन वाला कंसेप्ट समझ में आया नहीं? यही मेन पॉइंट है इसमें। जैसे मैं अमेरिका से कंपेयर करूं तो आज के समय बड़ा आसान हो गया, बहुत सारे इंडियन वहां पे रह रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि काफी सिमिलरिटी आ गई है कुछ चीजों के लिए, क्योंकि वहां पर भी लोग रह रहे हैं, वहां पे परमानेंट बस गए हैं, अब वहां वापस नहीं आ रहे हैं। तो कोई भी दो पॉपुलेशन के बीच में माइग्रेशन होते हैं तो उन पॉपुलेशन के बीच में जो डाइवर्जेंस है वो कम हो जाता है, लेकिन किसी एक पॉपुलेशन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो वहां पे वो डाइवर्जेंस बढ़ जाता है। समझ में आया ये पॉइंट? यही मेन पॉइंट इसका था। दिस इज ए इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, इसको बोलते हो माइग्रेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जैसे मैं आपसे बताना चाहूंगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे लेक्चर में। नेचुरल सिलेक्शन ये क्या करते हैं? लीड्स टू जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन। मतलब दो पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस को बढ़ाते हैं, लेकिन माइग्रेशन क्या करेगा? वो काउंटर एक्ट करता है इन इन दो फोर्स के अगेंस्ट। जैसे मैं आपसे बोला हूं कि दो पॉपुलेशन के बीच में जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन जो डिफरेंसेस हैं उनको बढ़ाते हैं, माइग्रेशन जो है वो डिफरेंस को कम करते हैं। तो माइग्रेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट हो गए। बोलो, माइग्रेशन और नेचुरल सिलेक्शन एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट हो गए। बोलो जल्दी बताइए। तो ये दो पॉपुलेशन को होमोजेनस रखते हैं। कीप द पॉपुलेशन होमोजेनस इन देयर एलेलिक फ्रीक्वेंसी। कीप द पॉपुलेशन होमोजेनस इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी। इज क्लियर नितिन? ये
अब जरा फिगर देख लो, इसको जरा फिगर से देख लो। ये जैसे मान लीजिए देखें, जैसे ये एक कोई पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में ये जो ब्लू है वो कैपिटल ए एलील है, सॉरी, हाँ हाँ, और रेड है वो स्मॉल ए एलील मान लिया। इस वाले में देखिए, इस पॉपुलेशन में क्या है, स्मॉल ए एलील जो हैं उनका परसेंटेज ज्यादा है और ब्लू का परसेंटेज कम है। अब यहाँ पे कुछ मेंबर यहाँ पे आ गए, ये इतने मेंबर यहाँ से आ गए, ये कहाँ से आए हैं, सोर्स से। अब ये मर्ज होकर के पूरी पॉपुलेशन मर्ज होके बन गई, तो ये आपको एक प्रकार से फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि आप अमाउंट ऑफ चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। ये बस केवल समझ लेते हैं इसको। अमाउंट ऑफ चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी, आप एक फार्मूला लिख लीजिए जल्दी से, Q इजिकल टू Q फर्स्ट M Q सेकेंड M, या ऐसा लिख सकते हो Q इजिकल टू M Q फर्स्ट एंड Q सेकेंड। अब देखो M क्या है यहाँ पे, यम है प्रोपोर्शनल ऑफ माइग्रेटरी इंडिविजुअल इन द रिसिपिएंट पॉपुलेशन, कि रिसिपिएंट पॉपुलेशन में माइग्रेटरी इंडिविजुअल कितने आए थे। जैसे मैं मान के चलता हूं सोर्स 150 हैं, सॉरी 150 रिसिपिएंट थे, यहां से 20 लोग कहीं बाहर से आ गए, उनके नंबर जो भी हो चलेगा, उनके नंबर जो भी हो, तो जानते हो क्या होगा, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 20 आए हैं और टोटल कितने हो गए, 170 हो गए ना भाई। ये मिला करके 170 हो जाएंगे, 20 जब यहां मर्ज हो जाएंगे, तो ये एम की वैल्यू आएगी 20/170। समझ में आया एम की वैल्यू। क्यू फर्स्ट क्या है, एलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू इन सोर्स। सोर्स में यहाँ पे क्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ 0.7 है, और रिसिपिएंट में क्यू सेकेंड क्या है, एलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसिपिएंट एलील्स, सॉरी एलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू इन रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट में कितना है, जैसे यहाँ पे क्यू कितना है, मान लीजिए यहाँ पे 0.3 है, तो इसको हम कैसे रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना आएगा 20/170, जितना भी आ जाए, तो ये हो जाएगा आपको ऐसे, आप 20/170 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। और क्यू कितना था फर्स्ट में, 0.7 माइनस 0.3, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका अमाउंट ऑफ चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो इस तरीके से माइग्रेशन भी कंप्लीट हुआ, इस तरीके से आपका म्यूटेशन भी कंप्लीट हुआ। अब मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। अब हाँ, आप लोगों को अब डिसाइड करना है कि सर से हमारी बात हुई थी कि आप लोगों को एग्जाम के बाद ही कंटिन्यू करना है कि बीच में पढ़ना भी है, आपके 2 पेपर जो लगे हुए हैं। सर एग्जाम के बाद। हाँ, क्योंकि आज कुछ लोग बहुत लोग गायब भी हो गए, और ये सीआर कहाँ गायब हो गई, बहुत शादी है क्या उनके यहाँ कहीं। सर आधे लोग तो रास्ते में होंगे। मतलब अच्छा, उनको पेपर के लिए आना होगा ना। यस सर, हम हाँ लोग भी ये, 1-2 दिन में निकलेंगे, सब इसलिए बहुत बिजी है इस समय। चलो, तो मैं क्या करूं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, सीआर के बाद कौन है। सभी लोग दोनों अपना सीआर मत, नहीं है क्लास में। दोनों नहीं है तो अपना मत दो, जो भी हो बता दीजिएगा, अपना सीआर से बात करके आप क्या चाहते हो। आप, सर ने ये बोला कि बच्चों से पूछ लीजिएगा जैसे उनकी इच्छा हो, क्योंकि ज्यादा सिलेबस बचा भी नहीं है वैसी बात, तो हाँ काफी सर, चीजें एग्जाम के कवर। बाद ही लीजिएगा, और भी क्लासेस सर आज से नहीं एग्जाम हो के रही हैं। बाद। अच्छा, बाकी लोग भी क्या यही कर रहे हैं सभी लोग, यस सर, अनिका Yes, मैम sir. भी नहीं ले रही हैं, कोई नहीं ले रहा। और आर एच सर, खान सर, कोई नहीं सर। उनकी खान सर, भी नहीं हो रही है। उनकी भी नहीं हो रही, मॉलिक्यूलर नहीं। बायोलॉजी। चलो तो ठीक है, फिर आज इतने रखते हैं, क्योंकि काफी लोग आए नहीं है, ज्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यस सर, सर हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, सीआर को बता देंगे, वो इन्फॉर्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप भी सीआर से कम थोड़ी ना हो, सब लोग सीआर ही हो। सीआर मतलब होता है होशियार, ठीक है। और होशियार जो होता है, होशियार जितने सीआर होते हैं सब होशियार होते हैं, जितने होशियार होते हैं वो चाहे सब सीआर ना होना। चलो ठीक है, तो हम बता दीजिएगा जैसा भी हो, वैसा मैं फॉलो कर लूंगा। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.